हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। क्लास 12th के फिजिक्स के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ शुरू है। देखिए, विद्युत चुंबक के तरंग के संचरण की दिशा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में, ई वेक्टर क्रॉस बी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में इसका संचरण होता है, ध्यान रखिएगा, या इसके समांतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन है कि प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिघात कहे, प्रतिरोध कहे, प्रतिबाधा कहे। प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, तीनों का एसआई मात्रक ओम होता है। तीनों का एसआई मात्रक ओम कौन कौन है? तब प्रतिघात हो गया, प्रतिरोध हो गया, प्रतिबाधा, तीनों का एसआई मात्रक ओम ही होगा, तो ओम रहेगा वो। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, बात ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहा गया कि अगर तरंगदैर्घ्य को बढ़ाइएगा, अगर तरंगदैर्घ्य को हम लोग बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक में क्या चेंजिंग आएगा। तो देखिए, अगर तरंगदैर्घ्य को बढ़ाइएगा, लेमडा का वैल्यू बढ़ाइएगा ना, तो अपवर्तनांक का वैल्यू घटेगा, म्यू का वैल्यू डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो ध्यान रखिए, तरंगदैर्घ्य बढ़ाने से अपवर्तनांक का मान घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहां पर देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण दिया, इसकी वक्रता त्रिज्या पूछा गया है ना वो लोग, तो वक्रता त्रिज्या कहेगा तो ये होता है इनफाइनाइट। वक्रता त्रिज्या कहेगा तो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। लेकिन अगर पावर कहेगा, क्षमता कहेगा ना, तो ये जीरो होगा। क्षमता जीरो, क्षमता कितना होता है? वो क्षमता जीरो रहेगा। अगर समतल है, समतल, तो समतल के लिए क्षमता का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा अनंत और समता है ना, इसकी क्षमता हो जाएगा कितना? तो जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। 6 के बाद 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। टॉप 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहा गया समांतर, देख लीजिए, समांतर सतह वाले कांच की पट्टी, समांतर दिया है कि नहीं दिया था? समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति, क्षमता ही तो पूछा है, उसकी शक्ति पूछा है। तो शक्ति इसका अभी बता रहे थे कि इसकी शक्ति कितना होता हुआ? तो जीरो होता है। इसकी शक्ति कितना? जीरो। अभी बोले थे कि इसकी त्रिज्या कितना होगा? अनंत होगा, और इसकी शक्ति, इसकी क्षमता जीरो हो जाएगा। तभी इसका आंसर हो जाएगा कितना हुआ? जीरो। क्लियर है? 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। हम लोग को आंख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वास्तविक और उल्टा। तो कहोगे सर उल्टा दिखता क्यों नहीं है? मस्तिष्क उसको सीधा कर देता है 1/20 सेकंड में। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग को रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आ जाइए। 9 नंबर ब्रूस्टर का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ब्रूस्टर का नियम, म्यू इज इक्वल टू 10 IP, म्यू इज इक्वल टू 10 IP होता हुआ, म्यू इज इक्वल टू 10 IP, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूस्टर का नियम जो होता है म्यू इज इक्वल टू 10 IP, याद रहेगा सबको, ब्रूस्टर का नियम है। ये ध्रुवन का जो चैप्टर है उसमें आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युतीय है ना, विद्युतीय परिपथ की शक्ति होता है, विद्युतीय परिपथ की शक्ति V² डिवाइडेड बाई R होता है, V² डिवाइडेड बाई R। जहां भी V² डिवाइडेड बाई R दिखे ना, तो सीधे विद्युतीय परिपथ की शक्ति होता है, उसका पावर होता है। तो V² डिवाइडेड बाई R आपका आंसर आ जाएगा। आपका कौन सा आंसर है? तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, हाँ फेकोनी क्या होता है, यहां थोड़ा समझ लीजिए। फेकोनी जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, वो लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरस क्वार्ट्ज और निकेल, एकदम इसको फेकोनी, फेकोनी, फेरस क्वार्ट्ज और निकेल, ये लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। और इसी केमिस्ट्री में आपको CrO2 और गैडोलियम, दो और आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, ये केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। फिजिक्स में भी देता है, केमिस्ट्री में भी, लेकिन ये दोनों जब भी देगा ना, आपको केमिस्ट्री में देगा। फिजिक्स में लौह चुंबकीय में फेरस क्वार्ट्ज या निकेल में से कोई ना कोई दिया रहेगा। फेरस क्वार्ट्ज और निकेल क्या है? तो सीधे लौह चुंबकीय पदार्थ है ना, फेरस है, क्वार्ट्ज है, निकेल है, तीनों का तीनों लौह चुंबकीय है। केमिस्ट्री में CrO2 लौह चुंबकीय, गैडोलियम लौह चुंबकीय, फेरस लौह चुंबकीय, क्वार्ट्ज है ना आपको दिया रहेगा, निकेल दिया रहेगा, सबके सब लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो फेकोनी आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन या तो फिजिक्स से पूछे या केमिस्ट्री में, लेकिन पूछेगा ही। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए।
कॉपर के बारे में कहा गया हुआ कि कॉपर क्या होता है, कॉपर कौन सा है ना। तो देखिए कॉपर जो होता है लौह चुंबकीय नहीं होता, अनुचुंबकीय होता है, ध्यान रखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। कॉपर के बारे में कभी कभी मजाक में दे देता है, तो कॉपर आपका अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए अगला, एक्सरे बनी होती है। एक्सरे देखिए, एक्सरे जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, वह विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग याद रहेगा। विद्युत चुंबकीय क्या होता है, विकिरण होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है एक्सरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, वो अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता, ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है एकदम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन है टोटल है ना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, वो अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहां गया है आप, कहां कैथोड किरणें ऋण आवेशित कण होता है, ध्यान रखना। ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जब मिल जाता है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का समूह, ढेर मनी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना, ढेर मनी अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसी को हम लोग कैथोड किरणें कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, मतलब कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है, कैथोड किरणें ऋण आवेशित। इसको एकदम एग्जाम तक दिमाग में सेट करके रखो, एग्जाम तक एकदम इसको दिमाग में सेट करके रखिए, कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरणें किसका समूह होता है, इलेक्ट्रॉन का। कुछ ना कुछ आपको कैथोड किरणों से दे देगा, इस साल के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन में आ रहा है कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन का समूह होता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का बना होता है, इलेक्ट्रॉन का समूह होता है, और कैथोड किरणें होती है ऋण आवेशित, अभी आपको बताया ऋण आवेशित होता है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो जब भी न्यूट्रॉन की संख्या पूछे ना, न्यूट्रॉन की संख्या अगर पूछा जाएगा तो ए माइनस जेड मार देना, ए माइनस जेड यही होता है न्यूट्रॉन की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। न्यूट्रॉन की संख्या आपका ए माइनस जेड होता है, ध्यान रखिएगा। एक तत्व की परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या ए है और द्रव्यमान संख्या ए है, तो ए में से जेड को जब घटा लेते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। क्लियर है सबको, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। 18 के बाद बस केवल 2 क्वेश्चन और रह गया है, दोनों क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए जल्दी से। देखो अल्फा कण क्या होता था, अल्फा कण जो होता है वो ध्यान रखिएगा, अल्फा कण जो आपका होता है ये अल्फा धन आवेशित होता है। हीलियम 2 प्लस को, हीलियम के नाभिक को, हीलियम 2 प्लस को अल्फा कण कहते हैं, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। अल्फा पे यही होता है आपका अल्फा कण, यही होता है कौन सा, अल्फा कण होता है। तो हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, धन है ना। हीलियम धन आवेशित होता है, कितना धन आवेशित होता है, मतलब कितना, ठीक है धन आवेशित, लेकिन कितना आवेश होता है, +2 इस पे होगा। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, 19 के बाद 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है वो देख लो। यहां देखिए अर्ध आयु काल और 6 नियतांक के बीच क्या संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है रहेगा हुआ अर्धवायु काल का है ना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 है डिवाइडेड बाय लेमडा, 0.693 बाय लेमडा हो जाएगा, वो 0.693 बाय लेमडा हो जाएगा। इसका आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवायु काल जो होता है टी हाफ, अर्धवायु काल 0.693 बाय लेमडा हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है बताइए। चलिए एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।